नमस्कार साथियों। आज एक ऐसे संवेदनशील विषय पे चर्चा करने के लिए हैं जो झारखंड में लंबे समय से कुड़मी और आदिवासियों के बीच जो एक संघर्ष चल रही है। आज उसी संघर्ष की जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, आदिवासी बनने को लेकर के, ट्राइबल को लेकर के, आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कुड़मियों का लगातार कहना है कि हमें ट्राइबल में रखा जाए, ट्राइबल में डाला जाए। आखिर आदिवासी और कुड़मियों का क्या इतिहास रहा है, इन इतिहास के बारे में आज के सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड के वैसे एस्पिरेंट्स जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आज का कुड़मी वर्सेस आदिवासी अधिकार और मांग क्या है, संवैधानिक प्रावधान, इन मुद्दों को आप समझने का आज प्रयास करें। खास करके इसमें एक समिति की बात करेंगे, लोकुर समिति, जो 1965 में बनी। और तमाम ऐसे संवैधानिक प्रोविजंस हैं जो आज का अगर आप सेशन ध्यान पूर्वक समझें, आदिवासी और कुड़मी, आखिर कुड़मी कैसे अपने अधिकार को और मांग को रख रहे हैं कि हमें आदिवासी का स्टेटस मिले, और आदिवासी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि आदिवासी आप ना बने। और आप आदिवासी क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे? क्योंकि आदिवासी बनने के लिए 18 ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, है ना। कुछ ऐसे प्रावधान हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। कुड़मी वर्सेस आदिवासी, बहुत लंबे समय से ये संघर्ष चल रहा है इन दोनों के बीच में, अधिकार और मांग। आखिर इनकी संवैधानिक प्रोविजंस पे भी हम लोग आएंगे, लेकिन एक नजर हम लोग पहले कुड़मियों का इतिहास पे हम लोग डालेंगे। अगर दक्षिण पूर्व एशिया का अगर आप मैप देखें, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू में वहां पे आपको दिखाई देगा थाईलैंड, और उस थाईलैंड से कुड़मियों का माइग्रेशन होता है भारत में। और भारत में जब इनकी माइग्रेशन होती है, तो ये साहूकार और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके यहां ये काम करते हैं। और इनकी जो स्टोरी रही कुछ इस प्रकार से रहा। और आखिर इनकी जो कुड़मी की जो संवैधानिक जो प्रोविजंस है, वो हम चर्चा करेंगे। एक 1925 का एक्ट, 1865 से 1925 का और 1913 का, जिसमें स्पष्ट रूप से कुड़मी को आदिवासी बताया गया है। यही मेन मुद्दा है और इसी बात को आपको समझनी है ना। आइए हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे। आइए हम बात करते हैं, और इसमें हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकुर समिति दरअसल है क्या। लोकुर समिति ने ही स्पष्ट किया है कि आखिर जनजाति कौन होंगे, ट्राइब्स कौन होगा, उसके लिए क्या मानक रखा गया है, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने आइडेंटिफाई करने को लेकर के बताया है। इन तमाम विषयों पे आज के सेशन में हम बात करेंगे। आइए ध्यान से आप समझिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में आदिवासी और कुड़मियों के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई के रूप में आप देख पा रहे हैं। अगर इस प्रकार से झारखंड में अगर आदिवासी और कुड़मी ये दोनों इस प्रकार की वर्चस्व की लड़ाई आपस में अगर करेंगे, तो आप तो आराम से बाहरियों को न्योता देंगे, आगमन आराम से उनका होगा। क्योंकि आपके 1932 की जो एक खतियान का जो रहा है स्ट्रेटजी, आज वो कहीं गौन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। आज कुछ एक ऐसे मुद्दे आपके सामने हैं जो समझने चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप कुड़मी समाज से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको अवश्य आज का सेशन देखना चाहिए। अगर आप छात्र भी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे संवैधानिक प्रोविजंस हैं जो हम आज बात करेंगे आपके सामने। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों जगह पे देखें तो यहाँ पे किस प्रकार से प्रदर्शन आदिवासियों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो रेल रोको टोको, ये जो कहानी चल रही है, आप देख पाएंगे कुड़मियों का इन दोनों के बीच में
किस प्रकार से आंदोलन चल रहा है और ये मसला सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ऑलरेडी जा चुका है। आदिवासी और कुड़मी, ये दोनों, आदिवासी और कुड़मी की अगर हम बात करें तो आदिवासी ऑलरेडी एसटी कैटेगरी में शामिल है, ठीक। और कुड़मी भी चाहते हैं कि हमें भी एसटी में रखा जाए और आदिवासी चाह रहे हैं कि कुड़मी को एसटी में नहीं रखा जाए, एसटी में नहीं रखा जाए। ये किनका कहना है? आदिवासी कम्युनिटी के लोगों को। क्यों? क्योंकि आदिवासी जन्मजात पैदा होते हैं, आदिवासी बनने के लिए 18 प्रक्रियाएं हैं, है ना। तो बहुत से ऐसी बातें हैं। तो आदिवासी संगठनों ने कुड़मी समाज की एसटी की जो मांग है उसका कड़ा विरोध किया और कहा कभी आदिवासी नहीं रहे। कौन? कुड़मी, है ना। तो कुड़मी की इतिहास क्या रही है वो हम आगे भी बात करेंगे, ध्यान से केवल आप देखते चलें और समझें। सबसे पहला हम लोग चर्चा करेंगे लोकुर समिति, है ना। इस लोकुर जो समिति है, इस लोकुर समिति को जानने से पहले कुछ आपको इतिहास पे एक नजर डालना होगा। अगर हम बात करें कुड़मी, सबसे पहला हम लोग कुड़मी की बात करें, ठीक। ये जो कुड़मी है, कुड़मी का इतिहास रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू से, यानी ये थाईलैंड से आते हैं, कहां पे? माइग्रेट होकर के इंडिया में, इंडिया में माइग्रेट होकर के ये आते हैं कुड़मी। और जब कुड़मी इंडिया में माइग्रेट होकर के आते हैं, थाईलैंड से इंडिया पहुंचते हैं, तो इंडिया में जमींदारों के यहां लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके यहां पे ये काम करते हैं खेती बाड़ी का, ठीक। और इसी प्रकार से अस्थायी रूप से ये बस जाते हैं भारत में, ठीक। अब आगे की बात आता है कि जब इंडिया में जमींदारों के यहां ये खेती बाड़ी किए और अस्थायी रूप से अपना इंडिया में ही ये बस गए, लेकिन इन्हें उस वक्त में आदिवासियत की जो एक बातें थी वो गौन थी। और जब ये खेती बाड़ी करने लगे और परमानेंटली सेटल हो गए तो इन्हें, आप जानते हैं, बिहार हो, झारखंड हो, इन्हें कुड़मी महतो भी कहा जाता है, ठीक। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जो है 1865 से लेकर के 1925 की एक सक्सेशन एक्ट। दरअसल इंडियन सक्सेशन एक्ट में, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1965 से 25, इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो बातें कही गई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुड़मियों के लिए, ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट बात, 1913 ये दरअसल 1900, अगर हम 13 की बात करें तो एक इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। दरअसल ये क्या है 1913? तो 1913 में 2 मई 2013 को एक गजट प्रकाशित होता है और वहां पे कुड़मी को आदिवासी बता दिया गया, है ना। ये दो मुद्दे आपको समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, एक 1913 का और एक 1865 से 1925 का, ठीक। दरअसल 1913 में एक अधिसूचना जारी होता है और उस गजट में बता दिया जाता है कि कुड़मी जो हैं वो क्या है? कुड़मी वो आदिवासी है, ठीक है। और उस वक्त में 13 जनजातियों को इसी गजट में शामिल किया जाता है, जिसमें एक कुड़मी भी होता है जिसे हम आदिवासी के रूप में जानते हैं, ठीक। 1913 की बात करें, लेकिन 1913 के
पहले की अगर बात करें तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से 1925, इसमें बताया गया कि इस कानून के तहत कुर्मी को एक जनजाति यहां माना गया। यहां पे क्या माना गया? जनजाति। 1925 इस इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से 1925 की अगर हम बात करें तो जनजाति यहां पे माना गया। मींस आप समझ रहे हैं कि यहां पे ट्राइब्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है जो आपको ये समझने चाहिए। ठीक है, फर्दर आगे हम बात करें कि 1857 में अंग्रेजों के साथ में कुर्मी और आदिवासियों ने, ये दोनों अन्य सभी ने साथ में लड़ाइयां लड़ी। ठीक, लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत आदिवासी और कुर्मी दोनों को डाल दिया गया और उस कानून का नाम था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1861, है ना? क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871। इस 1861 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत आदिवासी और यहां पे कुर्मी, इन दोनों को एक अधिकार से वंचित रखा जाएगा। इन दोनों को, कुर्मी और आदिवासियों को, इन कानून के तहत डाला गया। अब इसे कोई अधिकार कुछ भी अब नहीं मिलेगा। बहुत दुखद बात थी। अब यहां से आज आप देखें तो कुर्मियों की जो बातें सामने आ रही है, यही कुछ बातें हैं जो आज इन लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का भी इतिहास रहा है और ये इतिहास यही है ना? ठीक है, अब आइए हम लोग बात करें। अब इस लोकुर समिति की बात करें तो ये लोकुर जो समिति है ये बनता है 1965 को, 1965 में। ये लोकुर समिति एससी और एसटी से संबंधित एक समिति बनाई गई और इस समिति का मुख्य काम क्या था? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2013 में वर्जीनियस सासा, प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। कब? 2013 में। ठीक है, समिति को जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति को जांच करने, उसमें सुधार के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सिफारिश करने का कार्यभार सौंपा गया और इसे 2014 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये दरअसल जो लोकुर समिति है ये क्या बताया, इस मुद्दे को आप ध्यान से आप समझिए। पहले बेसिक बैकग्राउंड पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज का ये जो सेशन है आपको समझना चाहिए पूरा इतिहास क्या है। उन पूरे इतिहास पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम करक्स आपके सामने रखेंगे, जो सारे जो फैक्ट्स हैं, ताकि आप समझ सकें आमतौर पे। बेसिक बैकग्राउंड, संविधान लागू होने के, संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उसके बाद में जो सभी राज्य, प्रत्येक राज्य या जो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जातियों एससी और एसटी की सूची बनाई गई। अनुसूचित जाति और जनजाति, इन दोनों के लिए क्या बनाया गया? लिस्ट बनाया गया। ठीक है, और समय के साथ बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं आए और उस समस्याओं में क्या क्या रहा? कुछ जनजाति या जनजातियों का सही वर्गीकरण ना होना, जातियों और जनजातियों का वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन ना होना, राज्यों का पुनर्गठन से सूची में जो गलतियां, खामियां रही, जो विसंगतियां रही, उसे कहीं ना कहीं ठीक ना किया जाना, नई जातियों के सम्मिलित या बहिष्करण की प्रक्रिया पूरा स्पष्ट ना होना, इन समस्याओं के समाधान के लिए 1965 में क्या बनाया गया? लोकुर समिति, जो अभी हमने कहा था। ठीक है, अब ये लोकुर समिति ने जो बात कही वो आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। आखिर इस समिति ने क्या कहा? लोकुर समिति
की जो बातें सामने आई, इन्होंने बताया और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहा उस बात को भी आप समझिए। उद्देश्य आखिर लोकहित समिति जो बनी, इसका मेन मोटो क्या था? तो इसका मोटो था जो एससी और एसटी है उसको, उसका जो पहचान है रिकॉग्निशन के लिए उसका क्या मापदंड होने चाहिए, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है, आखिर क्या क्राइटेरिया हो। नंबर 1, मौजूदा सूचियों की समीक्षा करना, है ना? आखिर मौजूदा अगर हम सूची बात करें उसकी लिस्ट की, तो जो डिफरेंट डिफरेंट राज्य हैं उन तमाम राज्यों में जो लिस्ट है, हो सकता है एक राज्य दूसरे राज्य से वैरी करे, लेकिन उसका सूची को कहीं ना कहीं आपको तैयार करना, ठीक है, उसको हम समीक्षा करते हैं, उसको हम समीक्षा कर सकते हैं, और संशोधन और सरलीकरण के उपाय को बताना, सुझाना, ठीक है। भविष्य में नई जातियों जनजातियों के लिए सम्मिलित या बहिष्करण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, उसे पूरी तरह से स्पष्ट करना, ठीक है। फर्दर आगे की अगर हम बात करें, आखिर रिकमेंडेशंस क्या रहे, मुख्य इसका सुझाव क्या रहा, तो इस लोकूर समिति ने जो सुझाव दिए, नंबर 1, हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, एससी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एससी केवल हिंदू धर्म से संबंधित जातियों को माना जाए। बाद में सिख 1956 और 1990 में बौद्ध को शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साल 1956 में, 1956 में और 1990s के दशक में, 1956 में सिख को और 1990s के दशक में बौद्ध को, इन दोनों को हिंदुइज्म का हिस्सा माना गया। एससी केवल हिंदू धर्म से संबंधित जातियों को माना जाए। बाद में किसको माना गया? सिख को और बौद्ध को भी इसमें सम्मिलित किया गया। लेकिन कुछ दिन पूर्व आप देखें तो एक गुजरात में बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक समस्याएं उत्पन्न हुई थी और उसमें कन्वर्जन की कुछ मामले आए थे। उसमें से हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया था बौद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा इन्होंने कहा था अपने ऑब्जर्वेशन में, कोर्ट ने ये बातें कहा था, है ना। खैर एनीवे, अब आगे अगर हम बात करें, जो सुझाव बताया गया कि आखिर पहचान का, रिकॉग्निशन का कुछ तो उसका आधार बेस होनी चाहिए। तो क्या बेस होना चाहिए? सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पिछड़ापन और जो छुआछूत अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी के कारण उत्पन्न हुआ हो, तो ये पहचान का कुछ बेस बताया गया, है ना। फर्दर आगे की बात करें, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ 5 प्रमुख यहाँ पे मापदंड, क्राइटेरिया बताए गए लोकूर समिति के द्वारा। पहला, इस लोकूर समिति 1965 में जब बनी थी तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया को बताया। पहला क्या क्राइटेरिया है? इसमें 5 क्राइटेरिया है। पहला, प्रिमिटिव ट्रेट्स यानी आदिम लक्षण होने चाहिए उसमें। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति यानी डिस्टिंक्टिव कल्चर होने चाहिए, है ना। और भौगोलिक अलगाव, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने चाहिए। सामाजिक संपर्क से झिझक यानी दूर वे होने चाहिए, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। ये कुछ एसटी के लिए कुछ 5 पैरामीटर्स लोकूर समिति ने 1965 में जो बनी, उन्होंने अपने बताया था। आखिर देख पाए यहाँ पे आदिवासियों की जो मापदंड की हम बात कर रहे हैं, 5 मापदंड आज भी भारत सरकार के द्वारा एसटी की पहचान के लिए इसे एक बेस माना जा रहा है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फर्दर आगे की बात करें, आखिर इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है? लोकूर समिति के द्वारा मानदंड आज भी ये क्या है? मान्य है। पूरे देश में एससी एसटी की पहचान के लिए एक समान ढांचा, यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क प्रदान किया गया, और समिति की जो सिफारिश थी उस पे संविधान के एससी, अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश में इसमें कई संशोधन भी किए गए, ठीक है। फर्दर आगे इंपॉर्टेंट ऐसे विषय पे हम बात करें जो आपको ध्यान में रखना होगा, और कुछ ऐसे समितियां हैं जो हमेशा आपको याद रखना होगा, चूंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।
जैसे क्या है, एल्विन कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे जो है ना, ढेबर आयोग 1960 में, लोकू समिति 1965 में, सीलू ओ समिति 1966 में, भूरिया समिति 1991 में, भूरिया आयोग 2002 और 2004 में, मुंजेकर समिति 2005 में, इन तमाम इतने सारे जो समितियां हैं, कमिटी है ना, ऑल कमिटी की बात करें तो ये सारे कमिटी, यानी यहां पे चर्चा की गई है ट्राइब्स के बारे में, सभी ने बताया है ना, ट्राइब के बारे में बताया है। यानी हम बात करें एससी या फिर एसटी, ये तमाम समिति ने एससी और एसटी के संदर्भ में स्पेसिफाई किया है। इसे आपको जरूर याद रखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, आप इसे घर में पॉइंट बाय पॉइंट आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आइए, संविधान में क्या बताया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 में बताया है, अनुसूचित जनजातियों की परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्या है? अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदाय के अंदर कुछ हिस्सों या समूह से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है, जिसे हम एसटी कहें। यानी इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं एसटी और जो एससी है उसको लेकर के एक स्पेसिफिकेशन देखें तो वहां पे स्पष्ट नहीं किया है। केवल इस तरह के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें माना गया है कि अनुसूचित क्या है, जनजाति माना गया है। अनुच्छेद 342 में संविधान के उद्देश्य के लिए बताया गया है। चाहे वो आप आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है या आप सामाजिक रूप से आप दूर हैं तो आपको सरकारी नौकरियां चाहिए वगैरह वगैरह, आपको अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ विशेष छूटे चाहिए, तो तमाम चीजें हमारे संविधान में स्पेसिफाई किया है। और इस तरह का स्पेसिफाई करने के लिए एक समिति बनाई गई और इस समिति के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं कि कौन एससी होगा कौन एसटी होगा। उसके लिए समिति में आगे हम बात करेंगे। अनुच्छेद 340 में बताया गया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग जो 1953 में बनी, 1953 में अनुसूचित जनजातियों को इस रूप में परिभाषित किया है कि वे अलग अस्तित्व, अन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए गए हैं। वे किसी भी वे धर्म से हो सकते हैं। यानी 340 में अगर देखें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक पिछड़ा वर्ग आयोग जो समिति बनाए गए, 366 क्लॉज 25 में अनुसूचित जातियों के ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय, इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उसके समूह के रूप में जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है, परिभाषित किया गया है ना, संविधान में माना गया है। ठीक है, 342 में क्या कहता है क्लॉज 1 में कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य यानी राज्य और संघ क्षेत्र के राज्य के संबंध में राज्य के मामले राज्यपाल के परामर्श के बाद उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के कुछ हिस्सा या समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान किया जा सकता है, जो आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में है। ठीक है, पांचवी अनुसूची की अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन को नियंत्रण हेतु प्रावधान यहां करता है। और छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रीय प्रशासन से भी संबंधित है ना। अब मोटे तौर पे आपको ये जानना होगा कि आखिर आदिवासी और कुर्मी, तो आदिवासी की जो एक मांग और अधिकार है वो अपनी जगह पे सही है और यहाँ पे कुर्मी का भी एक अपना स्टैंड है। दरअसल आपको अब कमेंट करके बताना है कि ये मुद्दे को आप कैसे और किस नजर से देखते हैं। क्या आदिवासी की जो मांग है वो जायज है या कुर्मियों की जो मांग है वो जायज है? कुर्मी कहते हैं कि हमें आदिवासी की स्टेटस मिलनी चाहिए और इन्हें आदिवासियों की जो
मांगे हैं वो कि इसे कुड़मी में नहीं डाला जाए, ये कभी कुड़मी सॉरी आदिवासी नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है, आप इस पे अपना एक राय जरूर व्यक्त करें। तो फ्रेंड, अब हम लोग मिलते हैं किसी अन्य दूसरे लेक्चर में। तो आज के लिए इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।